अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमिर खान शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान और हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तानी यूथ के हवाले से। पाकिस्तान नौजवान नस्ल का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान नौजवान नस्ल खासतौर पर पाकिस्तान की यूथ पोस्ट पेंडेमिक्स के बाद क्यों इतने वरीज का शिकार है? और उसके साथ साथ कोरोना वायरस ने जिस तरह से जॉब्स के हवाले से और दूसरे मसाइल का शिकार किया है, उसको हम कैसे जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। और ये जरूरत है इस वक्त मोटिवेशन की, हमारी यूथ की मोटिवेशन की जरूरत है और साथ साथ जरूरत है हमें इससे कि लोगों के चेहरों पे दोबारा वो मुस्कुराहट आ जाए जो मुस्कुराहट भूल चुकी है। और उस मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए जो शख्सियत आज आपने अपने साथ मधु की है, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज्यादा उनका नॉलेज इस हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बाय प्रोफेशन एन इंजीनियर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज द डायरेक्टर फॉर फाटा एंड एनडब्ल्यूएफपी फॉर मिलियन स्माइल्स। और आपके चेहरों पे स्माइल्स आएगी और आपके चेहरों पे स्माइल वापस लाएंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब फैजान नदीम साहब। फैजान, आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। थैंक यू सो मच आमिर साहब, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। It's real wonderful that you are having give your time, and we would like to discuss all these issues, especially to talk about the youth of Pakistan and we talk about the post pandemic issue. अगर हम बात करते हैं पोस्ट पेंडेमिक्स की बात करते हैं, कोरोना के बाद जो हालात आए हैं फैजान, आपने देखा है पूरा पाकिस्तान आप देखें तो उसका शिकार हुआ और अल्लाह का शुक्र अब हालात बेहतर आ रहे हैं। लेकिन इन हालात बेहतर होने के साथ साथ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी यूथ जो है वो यूथ की डेवलपमेंट वैसी ना हो पाई। 6-8 महीने बिल्कुल वो तमाम एक्टिविटी से दूर रहे। तो इस पोस्ट पेंडेमिक्स के बाद किस तरीके से हाउ आवर यूथ कैन ओवरकम दैट? सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई अप्रिशिएट दैट कि आप लोगों ने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ओवरऑल हमें यूथ डेवलपमेंट पे काम करने की बहुत जरूरत है, यूथ ग्रूमिंग पे काम करने की बहुत जरूरत है। और वही बात है कि जब किसी भी नेशन का हम देखते हैं ओवरऑल, जब हम परसेंटेज देखते हैं तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ। So when you start working on youth, when you start working on their grooming and their development, तो ओवरऑल एक नेशन को इम्पैक्ट नजर आता है। तो हमने जो भी ये पेंडेमिक का टाइम गुजारा, जिसमें लॉकडाउन रहा, यूनिवर्सिटीज ऑफ रही, एक्टिविटीज ऑफ रही, लेकिन स्टिल उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से वही होता है कि जो भी होता है बेहतरी से होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज में बेहतरी रखी होती है। जो लोग इन पेंडेमिक में चले गए इस दुनिया को छोड़ के, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, और बाकी जो लोग सेहतयाब हैं वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो इसमें अभी यह है कि हमारी यूथ डेवलपमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि अभी एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का भी कि हमने हर चीज को जो प्रायोरिटाइज किया हुआ है वो एजुकेशन के हिसाब से किया हुआ है कि भाई जो भी है, अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है, इफ यू आर वेल क्वालिफाइड, ओनली वेल क्वालिफाइड, देन यू कैन डू एनीथिंग। इसी से हमारी यूथ जो है वो ज्यादा इंपैक्ट होती है, ज्यादा स्ट्रेस में आती है, क्योंकि हमें अगर हम चाइल्डहुड से ही देखें ना तो हमें एक डिफरेंट एक माइंडसेट से चलाया जाता है कि भाई अगर आप एक अच्छे स्कूल में जाओगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी शादी होगी लाइफ सक्सेसफुल होगी एंड ऑल। बट द कंसर्न इज कि आपका जो मेजर जो कनेक्टेड कंसर्न है, क्योंकि देखें जरूरी नहीं है कि आप अच्छे स्कूल में गए हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छे कॉलेज में गए हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, और अच्छी यूनिवर्सिटी में गए हैं तो अच्छी जॉब मिले, और अच्छी जॉब मिली है तो अच्छी आपका पर्सनल लाइफ या मैरिटल लाइफ हो। तो हमें यह है कि हमें यूथ को पहले से ही इतना स्ट्रेस में डालने की बजाय, इतना उनका माइंडसेट को जंबल अप करने की बजाय, उनको यह बताना चाहिए कि भाई लाइफ में हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन की, उसके साथ हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज की बात क्यों नहीं करते? अभी हमारा स्कूल्स वगैरह ऑफ हो गए, हमारा जो आउटडोर हमारी एक्टिविटीज थी रिगार्डिंग एजुकेशन एंड रिगार्डिंग आवर प्रोफेशनल लाइफ वो ऑफ हो गई। तो उसके साथ हमने देखें, जब जैसी लॉकडाउन हुआ, पेंडेमिक आया, कोरोना आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी आपका इम्यून सिस्टम। जो जिनको कोरोना हो रहा था, कोविड हो रहा था, तो सबसे अगर आप डॉक्टर्स का देखें एनालिसिस, अगर आप बड़े बड़े रिसर्चर देखें, तो उन्होंने यही कहा कि इफ यू आर गुड एट योर इम्यून यू कैन सर्वाइव दिस पेंडेमिक। तो इम्यून क्या है? इम्यून आपका एक तो हमारी देखें मेंटल हेल्थ होती है, एक फिजिकल हेल्थ होती है। अगर आप फिजिकली किसी को अपेयर नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल फिट एंड फाट एंड मेंटली ठीक नहीं है, वो भी आपके इम्यून को डिस्टर्ब करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है और फिजिकली आप डिस्टर्ब है, वो भी आपके इम्यून को स्ट्रांग करता है। तो दिस इज लाइक, कुछ लोग कहते हैं ना कि फिजिकल हेल्थ सेपरेट है, मेंटल हेल्थ सेपरेट है। नो, ये दोनों एक ही वर्ड है। हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो जब हम इन दोनों पे वर्किंग करते हैं साथ साथ, जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी अपनी एजुकेशन के साथ मेंटल एक्टिविटीज के साथ प्रायोरिटाइज करते हैं, तो हम ठीक रहते हैं। इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा इशू क्या हुआ
लोगों के पास जब जैसे ही वो घर में बैठे, सबसे ज्यादा उन्होंने सेलफोन यूज किया, सबसे ज्यादा उन्होंने गेम्स खेली, मतलब चाहे वो बड़े से लेकर छोटे तक। और हमारी यूथ ज्यादा है, यूथ मतलब देखें हमारी 40 ईयर्स इनकी जो जनरी है, उनका तो चले मोबाइल से और गेम से इतना इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन हमारी जो डिजिटल मीडिया की जो हमारी जो एक पूरा एरा चला हुआ है, वो सारा यूथ को ही इंपैक्ट कर रहा है। चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, चाहे लिंक्डइन है, चाहे ट्विटर है। वही बात है कि यूथ जो है हमारी सिर्फ स्पेसिफिक हो गई है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे या स्नैपचैट पे। उन पता ही नहीं कि भाई लिंक्डइन भी कोई चीज है, ट्विटर भी कोई चीज है। आई मीन किस तरह प्रॉपर्ली सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया को चैनलाइज या मार्केटाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल देता हूं कि अभी 2 दिन की पहले बात है, एक बच्चा आया रिचार्ज कराने के लिए एक मोबाइल शॉप पे। आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई वाज रिचार्जिंग माय फोन। तो उसने कहा कि भाई मुझे 4000 का लोड करवा दो। ही वॉज लाइक, मुझे लगता है 14 ईयर से ऊपर का बच्चा नहीं था। मैंने कहा यार 4000 का लोड, मतलब मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया, हमारे एरिया में ही था वो बच्चा। तो मैंने उसको कहा कि भाई 4000 का लोड आप किस लिए करवाना चाह रहे हैं? तो उसने कहा, मतलब वो जानता था मुझे संभव, उसने कहा कि बस फैजान सर छोड़े, मैंने बड़ा मुश्किल से 4000 रुपीज अरेंज किए। मैंने कहा चले अच्छी बात है आपने अरेंज कर लिए। हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दिस, वाई यू आर मतलब यूजिंग दिस एज अ लोड? तो कहता है मैं पबजी गेम खेल रहा हूँ, पबजी में मुझे कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती है, उसके लिए मैं 4000 रुपीज का लोड कर रहा हूँ। तो अब कंसर्न ये है कि अगर इसको एक गेम खेलने के लिए जिसका इसको सिवाय एक लिटिल एंटरटेनमेंट के और कोई कंसर्न नहीं होगा, उस पे वो 4000 रुपीज लगा रहा है। और अगर इसको ये 4000 रुपीज नहीं मिलते या वो गेम नहीं खेल सकता, जैसे रिसेंटली अभी पाकिस्तान में पबजी गेम बैन होने की बात हुई थी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो हमारी यूथ है, जो हम यूथ एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो यूथ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है सिंपल सी। तो हम जैसे ही जी फैजान, वंडरफुल, यू आर लाइक एक्सप्रेस इन राइट मैनर, यू नो राइट वर्ड्स भी आपने यूज किए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के एफर्ट्स को हाईली रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, और खास तौर पे कोरोना के दौरान में जिस तरीके जो सिचुएशन थी, हमारे पास केसेस इतने नहीं बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस कंट्रोल का एक बड़ा नुकसान ये तो हुआ, लेकिन कंट्रोल से एक बड़ा नुकसान ये होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी आई है। आपने देखा कि कई लाख अफराद जो है अनएम्प्लॉय हुए हैं। उसके साथ साथ स्कूलिंग नहीं हुई, कॉलेज में नहीं गए, इंस्टीट्यूशंस के भी मसाइल रहे, बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो कोलैप्स हुए हैं। लेकिन हम किस तरीके से इस जंग के बाद हम कैसे दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से ये जो महीने हमने लॉस किए हैं उसको दोबारा हम बेहतर तरीके से एफर्ट लगाकर अच्छे तरीके से वापस जो है अपनी जगह बना सकते हैं, और हमारी खासतौर पर हमारी यूथ कैसे रिवाइवल कर सकती है। सर इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है ना कि हमारी यूथ में सबसे ज्यादा जो लैकेज आ रही है वो स्किल डेवलपमेंट की आ रही है। इफ यू आर स्किल्ड तो आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में इंडल्ज करके अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। पेंडेमिक के दौरान या पेंडेमिक से पहले हम देखें जो भी स्किल्ड लोग थे, अब पेंडेमिक के एरा में भी जिन जिन लोगों ने अपने स्किल्स पे काम किया है, चाहे वो उनके फिजिकल स्किल से, चाहे वो टेक्निकल स्किल से, वो अभी जाके उन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ क्लैश के एक जॉब सेक्टर से बहुत लोग हुए, जिन लोगों को बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया, बहुत सारे लोगों की जॉब चले गई, बहुत लोगों के बिजनेसेस इंपैक्ट हुए। बट इट वाजंट कि यार एक बंदा इंपैक्ट हो रहा है, इट वाजंट कि यार जस्ट मैं इंपैक्ट हो रहा हूं या आप इंपैक्ट हो रहे हैं या कोई, ये एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल क्राइसिस था। तो इसमें बहुत लोग, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जो बंदा 1 लाख रुपीस कमा रहा था, वो अगर 20,000 पे आया, तो जो बंदा 1 करोड़ कमा रहा था वो भी 10 लाख पे आया। तो ओवरऑल एक क्राइसिस आया। तो इसमें यह है कि आपका हमें इस पेंडेमिक में भी एक ओवरऑल एक ये करना चाहिए था कि हमें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए था। हमें अपने, मैंने आपको देखें जो एग्जांपल स्टार्ट की, मैंने गेम से स्टार्ट की और मैंने अपनी यूथ की बात की कि उनको डायरेक्शन नहीं है कि भाई अपनी हमने किस तरफ अपने आप को लेके जाना है। हमें क्या है, हमें अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए, हमें अपने ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए। अभी इतने हमारे पास देखें डिजिटल मीडिया जो आ गया, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म आ गए, आपके पास जो इंटरनेट जो इतनी स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी आ गई, इसके थ्रू तो आप घर बैठे हर कुछ सीख सकते हैं। आपको कोई कोर्स सीखना है, आपको कोई भी, आपने बिल्कुल सही बात की, सोशल मीडिया ने बहुत सपोर्ट कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कि स्मार्ट वर्किंग, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। आप अगर हम देखें पाकिस्तान की यूथ के हवाले से, तो वो रेक्टिफिकेशन मेजर्स क्या होंगे जिसके जरिए हम हमारी यूथ को ना सिर्फ ये डेवलप कर सकें, बल्कि उनके अंदर वो जज्बा, वो तवाने बढ़ सकें जिसके जरिए वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। वो रेक्टिफिकेशन मेजर्स आप बताना पसंद करेंगे?
जी बिल्कुल। इसमें देखें हमारा, मैं वही जब स्किल्स की बात की ना, जब एजुकेशन, अब एक हमारी ऑन स्ट्रीम एजुकेशन होती है जो हमारा वही हमने एसएससी करना है, एफएससी करना है और इन तरफ जाना है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यूथ को तो हम करते हैं, यूथ को हमने कसूरवार भी कर दिया। मैं जरा मतलब थोड़ा सा अब यूथ के सपोर्ट में जाऊंगा। कुछ चीजों में जहां पे गलती होती है वहां पे कई जगहों पे गलती नहीं भी होती। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गाइडेंस करने वाले हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग की जरूरत है। हमारी पेरेंटल काउंसलिंग की जरूरत है कि वो बच्चों को एजुकेशन से थोड़ा सा हट के उनके स्किल्स पे काम करें, उनकी ग्रूमिंग पे काम करें, उनकी फिजिकल वर्कआउट पे काम करें। देखिए मैंने आपको वही एग्जांपल स्टार्ट की कि लेट से अगर हमें किसी भी चीज को स्किल करना है, लेट से एक बच्चा है जिसके एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आजकल हर जो ऐप है, मोबाइल में ऐप है, वो एडिटिंग कर लेते हैं, कोलैजेस बना लेते हैं, एप्स को यूज कर लेते हैं। तो व्हाई शुडंट ही डू ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या है, उसमें जस्ट स्किल्स को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करके करना है। उसके अलावा अगर एक बच्चा है जो फिजिकली बहुत अच्छा है, उसकी फिजिकल स्किल्स, मतलब हम देखते रहते हैं कोई बच्चा फिजिकली बहुत ही शार्प होता है, तो हम उसको, हमें पता है कि यार एजुकेशन है, वो कर रहा है, अपना स्कूल कॉलेज पढ़ रहा है, हम उसको किसी एजुकेशनल एक्टिविटी में मर्ज क्यों नहीं करते? एक बच्चा जो 3 या 4 इयर्स का भी घर में एक किसी के है, वो ये सोचते हैं कि जी मैं इसको मदरसे में डाल दूं, इसको स्कूल में डाल दूं। व्हाई शुडंट कि आप उसको किसी मार्शल आर्ट क्लास में डालें? व्हाई शुडंट कि इसकी ग्रास रूट लेवल से ही इसकी फिजिकल ग्रूमिंग शुरू हो? व्हाई शुडंट कि वो कोई टेक्निकल चीजें शुरू करे? आपका बच्चा कार्टून देखता है, घर पे गेम देखता है, आप उसको कोई टेक्निकल चीज बनाना या कोई भी इन हैंड, मतलब हैंडमेड चीजें बनाने की एप्लीकेशन या कोई वीडियो लगा के क्यों नहीं देते? तो इसमें हमारी पेरेंट्स, देखें वो तो जी जी जी, प्लीज मुकम्मल कीजिए। जी जी, वही बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम कहेंगे जी सिर्फ यूथ की गलती है, बच्चों की गलती है, नहीं। अगर हम सिर्फ कहें बड़ों की गलती है, नहीं, हमें भी एज अ बड़े सुपरविजन रखनी पड़ेगी अपनी यूथ पे, छोटों पे। छोटों को भी हमें, देखें वही बात है कि हमें उनको साथ साथ लेके चलना है ना, हमें उनकी ग्रूमिंग करनी है ना। हाँ, वो जहां पे रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ करते, हमारा ये फर्ज पड़ता है कि हम उनको डायरेक्शन दें। एक बच्चे का माइंड जो होता है ना, वो चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, जब आप उसको डायरेक्शन देते हैं, जब आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज काउंसलिंग, चाहे वो पेरेंटल काउंसलिंग है, चाहे वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी है बच्चे की, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग हमें घर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब भी इस तरह के पेंडेमिक, आप सही कह रहे हैं, घर से, घर एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है और घर से इंसान सीखता है और वही बात जाके घर की तरबियत का आप पे बड़ा असर होता है जिंदगी में हमेशा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मिलियन स्माइल की जब हम बात करते हैं, तो मिलियन स्माइल में आप फाटा को देख रहे हैं, एनडब्ल्यूएफपी को देख रहे हैं एज ए डायरेक्टर, और लोगों के चेहरों पर खुशियां या स्माइल, मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। इस मुस्कुराहट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कदम क्या होगा कि आप हमारी यूथ और पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो कि इस वक्त परेशान हैं, अफसरदा हैं या बहुत सारी टेंशन और स्ट्रेस में जा चुके हैं, एंग्जाइटी है, इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं मिलियन स्माइल के जरिए? मिलियन स्माइल के जरिए जी, मिलियन स्माइल का थोड़ा सा एक 1 लाइन या 2 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। और जब हमने मिलियन स्माइल्स को स्टार्ट किया था, ये जस्ट एक नेम था, मिलियन स्माइल्स। उसके अंडर हमने जब देखा कि भाई यूथ की जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है, डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। मिलियन स्माइल्स के अंडर हमने जस्ट ट्रेनिंग, काउंसलिंग, यूथ डेवलपमेंट सेशंस करने थे। उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर हम सिर्फ ये देखें कि सिर्फ मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, काउंसलिंग दे रहा हूं, एक तरीका ये भी है कि इनको ट्रैवलिंग दी जाए, एक्सपोजर दिया जाए, अपना जो कंट्रीज है, जो अपनी ब्यूटी है किसी भी मुल्क की, वो दिखाई जाए और वहां पे उनकी गाइडेंस, उनको एजुकेशन दी जाए। तो इस तरह हमने मिलियन स्माइल्स के एक 6 डिपार्टमेंट खोले, नॉट 1 नॉट 2, 6 डिपार्टमेंट। मिलियन स्माइल्स पीके, मिलियन स्माइल्स ट्रेवल्स, मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन, मिलियन स्माइल्स पिंच ऑफ यम, मिलियन स्माइल्स किड्स एंड मिलियन स्माइल्स टीवी। मिलियन स्माइल्स पीके को ये 2 लाइनों का नहीं होगा, तो सिर्फ ईमेल ही आपने 6 लाइनों की बता दी है। ये तो मैंने आगे इंट्रोडक्शन में डिटेल में चला गया। इंट्रोडक्शन भी आपने कहा 2 लाइंस में बताऊंगा, अच्छा कहा था। ये प्लीज कैरी ऑन, गो अहेड। जी जी, अच्छा, मिलियन स्माइल्स पीके में हम ये कह रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे हमारे, देखें अभी मार्केट में हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है, हर एक, मैंने आपको कहा ना, बच्चे के डिफरेंट स्किल्स होते हैं। एजुकेशन से हट के भी हम देखें, कोई बच्चा होता है जो अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, किसी के पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, किसी के ट्रैवलिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, कोई व्लॉगिंग अच्छी करता है, कोई अच्छी वीडियोस बनाता है, कोई अच्छा एक्सपोजर देता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशल वर्क में अच्छे होते हैं। उनको आप कहें कि भाई यहाँ पे किसी जगह पे प्लांटेशन करनी है, क्लीननेस एक्टिविटी करनी है, किसी जगह पे हेल्प करनी है, हमें सत्ता करना है, कुछ भी डोनेशन देनी है, वो उन लोगों में, उन चीजों में अच्छे होते हैं।
कुछ हमारे किड्स जो हैं स्टार्ट से ही वीडियो मेकिंग, क्विज कंपटीशन इनमें अच्छे होते हैं। इसलिए हमने ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए कि हर डिपार्टमेंट से हम हर बच्चे को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से फैसिलिटेट कर सकें। वी आर नाउ इन 100 डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। हमारे वॉलंटियर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनमें हमने मिलियन स्माइल्स पीके जो हमारा ट्रेनिंग, काउंसलिंग सेशंस, ग्रूमिंग सेशंस का है, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि पेंडेमिक में, वो पेंडेमिक की बात हो रही थी, हमने पेंडेमिक में जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम मिलियन स्माइल, अब बाहर निकल के तो कुछ कर नहीं सकते थे, हमने राइट बिफोर पेंडेमिक एक मिलियन स्माइल यूथ कॉन्फ्रेंस की थी। इट वाज इन इस्लामाबाद, सैयद ऑडिटोरियम में। एंड हमने यूथ कॉन्फ्रेंस में ये नहीं किया कि हमने भाई आजकल जो बच्चों का एक्सपोजर है कि जी उनको एक सोशल जो होता है ना कि शोबिज से बहुत प्यार हो रहा है, उनको एक्टर्स अच्छे लगते हैं, उनको सिंगर अच्छे लगते हैं, हमने उनकी ग्रूमिंग के लिए जस्ट ये नहीं कि उनको हमने अट्रैक्ट करना है तो सिंगर्स बुला लो और एक्टर्स बुला लो, हमने उनकी ग्रूमिंग के लिए क्या किया, हमने सीईओज बुलाए। हमने टेलीनॉर के सीईओ इरफान वहाब साहब उनको बुलाया, हमने एंग्रो के सीईओ, हमने वर्ल्ड बैंक के सीईओ को बुलाया, हमने जो अखवत फाउंडेशन है उनके सीईओ को बुलाया, हमने जो हमारे आजकल एंकर पर्सन है उनको बुलाया। जब वो बैठे यूथ सामने बैठी हुई थी, आपने मुझे तो बुलाया, आपने मुझे वो बुलाया सर, वो कराची में आपके लिए हमने रखा हुआ था। मिलियन स्माइल्स जी प्लीज कैरी ऑन। जी 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 मैं कह रहा हूँ उससे ये हुआ जी देखिए, मिलियन स्माइल के जरिए आपने, मिलियन स्माइल के जरिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप लोगों में मुस्कुराहट ला रहे हैं और साथ साथ बच्चों को आप जो है उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना के 100+ सिटीज में काम कर रहे हैं। मैंने ये जानता हूं जहां तक मैं कि आप इंजीनियरिंग में भी बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे थे, फिर देन यू ऑप्टेड एन अदर प्रोफेशन और मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकिंग के साथ साथ आपने मिलियन स्माइल पे भी काम करना शुरू कर दिया और दूसरे काम भी कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी भी करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं फैजान, एकदम इतने सारे प्रोफेशन चेंज करने का क्या रीजन बना कि ये आपने अपने आप को पहचाना, अपनी आइडेंटिफिकेशन की, या क्या रीजन था कि आपने इंजीनियरिंग को अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़कर आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में भी शामिल हो गए, क्या रीजन था? सर ये आपने मेरे दिल का क्वेश्चन पूछ लिया, मैं इस पे बताना चाह रहा था, ये बात मुझसे स्किप हो गई थी। अच्छा सर, इसमें आमिर साहब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि जब व्हेन लाइक स्पोर्ट्स वाज इन माय ब्लड सिंस स्टार्ट, मैं आई वाज लाइक आई हैव प्लेड अंडर 19 व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, मैंने अंडर 19 क्रिकेट खेला हुआ, उसके साथ में मतलब स्कूल लेवल पे इंटर स्कूल चैंपियनशिप, कॉलेज लेवल पे इंटर बास्केटबॉल चैंपियनशिप, यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट्स वगैरह अरेंज कराना, मतलब इट वाज अलोंग विद द एजुकेशन आई वाज इंडल्ज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड अरेंजिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अरेंजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, छोटे मोटे इवेंट्स में अरेंज करता था। फिर जब मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई तो आई वाज लाइक स्टक इन माय स्टडीज के यार इंजीनियरिंग है, थोड़ी टफ स्टडीज हैं, अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इंजीनियरिंग में भी ये हुआ कि जब क्लासेस वगैरह होती थी, सेमेस्टर जैसे ही ऑफ होता था, एग्जामिनेशंस होते थे, तो फिर स्पोर्ट्स करना, बास्केटबॉल खेलना, ये चीजें करना, तो ये साथ साथ चलता रहा। जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, राइट आफ्टर दैट मैंने एक इंटर्नशिप स्टार्ट की एंड आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद यू इन दैट, यू आर ऑलरेडी अ टेलीकॉम चैंप, आपने भी टेलीकॉम में अच्छा खासा टाइम गुजारा हुआ है, एक अच्छी एसोसिएशन। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, थोड़ी सी चीज आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि जब फर्स्ट टाइम आई मेट विद यू लुक लाइक मी इजिप्शियन गाय, यू नो, टोटली इजिप्शियन। अभी भी वही आपका लुक वही इजिप्शियन है कि थोड़ा चेंज किया आपने? सर बस ये दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई, बस अभी इजिप्शियन नहीं आ सकता। स्टाइलिश तो आपका स्टाइल तो इजिप्शियन था उस वक्त भी, मैंने कहा थोड़ा चेंज कर दिया उसमें आपने। अच्छा सर, मॉडिफाई होगी, थैंक यू सर। अच्छा सर, फिर उसके बाद ये हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड दैट इंटर्नशिप एंड उसके बाद माशाल्लाह स्विचिंग्स होती गई, आई स्विच मतलब फ्रॉम लाइक अ सब कॉन्ट्रैक्टर आई स्विच इनटू अ ZTE कॉर्पोरेशन, देन हुआवे, एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड मतलब लाइक अवार्ड्स ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड इन चीजों के साथ। इन 2014 मैंने एक हमारा ZTE कॉर्पोरेशन में इन इस्लामाबाद एक HR ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि उसमें जो भी ट्रेनिंग स्किल्स रखते थे या जो भी इंटरेस्ट रखते थे वो आके ट्रेनिंग से, तो वो हमारा एक पोर्टल होता था जिसपे वो अपडेट्स चलती रहती थी रैंडमली कि भाई ये ट्रेनर हैं, ये हमारे डिपार्टमेंटल हेड है, ये इस टॉपिक पे ट्रेनिंग देंगे, ये डिपार्टमेंटल हेड है, ये इस टॉपिक पे ट्रेनिंग देंगे। तो मैं आई वाज लाइक अ फ्रेश पर्सन इन दिस फील्ड, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग ऐसा जितनी दी नहीं थी, स्पोर्ट्स में मेरा था, तो मुझे एक था कि यार मुझे देना चाहिए एक किसी टॉपिक को सेलेक्ट करके। फिर मैंने बैठ के सर्च किया, HR से डिस्कस किया कि आई एम इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कहा ठीक है आप फ्रेश हैं बट योर पर्सनैलिटी एंड ऑल से दैट कि यार आपके प्रोजेक्ट अकम्पलिशमेंट भी ऐसी हैं, आप अवार्ड लेते रहे सब कुछ, तो आपका कुछ ना कुछ इमेज है ZTE में, तो आप कर सकते हैं अगर आप कोई छोटा मोटा टॉपिक भी ले लें। तो मैंने एक बड़ा
मुश्किल सा टॉपिक, द पैराडॉक्स ऑफ टाइम के नाम से एक बड़ा मुश्किल टॉपिक मैंने उठाया, उस पे मैंने नाम अपना एंटर किया और मेरा एक ब्रोशर बन के आ गया कि भाई ही विल डिलीवर दिस सेशन ऑन दिस डे, ठीक है, इन दिस ऑडिटोरियम। अब उस दिन के बाद से जो मुझ पे प्रेशर था उस टॉपिक को प्रिपेयर करने में, मतलब आई वाज लाइक यार हाउ आई विल डू दैट, मैंने हाथ तो डाल दिया, मैं करूंगा कैसे। एनी हाउ प्रिपरेशन करते करते रोज स्लाइड्स, मतलब ऑफिस से घर जाना और घर भी बैठ के 3 से 4 घंटे जस्ट उसके टॉपिक्स पे सर्चिंग करना, वर्किंग करना, अपने स्किल्स पे काम करना। ऑन द डे ऑफ सेशन जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ा हुआ, अंदर लोग एंटर होते जा रहे हैं, आई वाज लाइक इन दैट सिचुएशन कि मैंने घर में अपनी वालदा को कॉल की, मैंने उनको कहा कि आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड आई डोंट नो कि आई कैन डिलीवर और नॉट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने एफर्ट की है तो इंशाल्लाह यू विल डू इट। जब मैं अंदर गया, सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन के दौरान मैं इतना बिजी हो गया कि लोग आते गए, दरमियान में सीटीओज एंड सीईओज भी आके बैठ गए कि यार हमने भी सुना कि यार एक टॉपिक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं डिलीवर कौन कर रहा है। जब सेशन कंप्लीट हुआ तो मुझे हमारे सीटीओ जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि फैजान आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड यू हैव गॉट दैट ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल स्किल्स, सो इसको कंटिन्यू रखना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट 2014 फिर मुझे हुआ कि यार एक चीज है उस पर वर्किंग करनी चाहिए। तो मैंने इस I'm telling you that was the initiation of your like career change, जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके साथ ये हुआ कि मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट रखी रही, मतलब आई रिमेन्ड इन टेलीकॉम सेक्टर टिल 2019 में रहा, लेकिन साथ साथ मतलब ये होता था कि ऑफिस आवर्स में मैंने ऑफिस को टाइम देना है, ऑफिस के साथ जो सिंसियरिटी है वो रखनी है। उसके बाद भी अगर ऑफिस के काम के साथ साथ मैं अपना थोड़ी बहुत एफर्ट कर सकता था, मतलब लीविंग एट 8:30 फ्रॉम माई होम एंड कमिंग बैक एट होम लाइक एट 11 o'clock, क्योंकि इन्हीं चीजों पे वर्किंग करता रहा, कभी मोटिवेशनल सेशंस, कभी अटेंड करना, कभी वर्किंग करना। साथ साथ जो स्पोर्ट्स मेरे ब्लड में ऑलरेडी था फ्रॉम चाइल्डहुड, कि जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ एकम्प्लिशमेंट भी की हुई थी, अंडर 19 भी खेला हुआ था, वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स ने मुझे चार्ज किया कि यार मैं स्पोर्ट्स के इवेंट्स अरेंज करूं, और स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी ऐसे अरेंज करूं कि मैंने स्पॉन्सर्स लाना और मतलब स्पोर्ट्समैन को थोड़ा रिवॉर्ड करना, उनको थोड़ा बेनिफिट देना। मैं मतलब स्पोर्ट्समैन को देखता था कि उनके अब जो मतलब जो अगर क्रिकेट है, पाकिस्तान खेल गया तो बस ठीक है, उसका कैरियर है, वो अपने आप को करेगा। जो डिपार्टमेंटल खेल गया क्रिकेट में, उसका कैरियर है। लेकिन जो नीचे लेवल के प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसको हम कैसे बेनिफिट देंगे? उनके लिए फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया पेशावर के अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही फेमस स्टेडियम है, वहां पे मैंने एक टूर्नामेंट लॉन्च किया और बिल्कुल अकेले, मतलब मुझे अभी मैंने टीम बनाना शुरू की थी और मैंने उसी वक्त भाग दौड़ शुरू कर दी, स्पॉन्सर्स के पास जाना कि यार आई नीड हेल्प एंड दिस एंड एंट्री फीस एंड एवरीथिंग। और जब मेरे पास जब स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग सब कुछ आ गया, मेरे पास जब कैश आ गया, तो मुझे लोगों ने जेन्युइनली कहा कि यार क्या रिवॉर्ड रखा है? मैंने कहा भाई मैंने 50,000 कैश प्राइज और 25,000 कैश प्राइज और 110,000 कैश प्राइज और ट्रॉफीज, और मैंने जिन लोगों को छोटी मोटी ट्रॉफीज देते हैं, मैंने उनके लिए शूज के पेयर्स परचेज किए और एज अ प्राइज रखे, चाहे वो हमारे रेफरीज हैं जो भी हैं। मुझे जेन्युइनली आमिर साहब, मुझे जेन्युइनली लोगों ने कहा तुम पागल हो, तुम्हारा पहला इवेंट, तुम्हारे पास इतना कैश और तुम सब कुछ लुटा रहे हो इन पे, तुम्हें क्या फायदा होगा? मैंने उनको बोला कि जब मैं इन स्पोर्ट्समैन को सेटिस्फाइड देखूंगा ना, वही बात है कि इतनी मेहनत अगर मैंने की है कुछ, तो मेहनत का सिला देने वाली अल्लाह ताला की जात है। चाहे वो मेहनत आप कहीं भी करो, अगर वहां से आपको सिला नहीं मिलता, कहीं और से मिलता है। और लिटरली आमिर साहब, बिल्कुल जैसे ही वो टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जब मुझे अप्रेजल्स मिले और लोगों की सेटिस्फेक्शन मिली, तो दैट थिंग लाइक इट स्टार्ट इज गो ऑन। फिर उसके बाद इवेंट्स पे इवेंट्स होते गए, मैं इवेंट्स अरेंज करता गया, फिर टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ ट्रेनिंग्स पे वर्किंग करना, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे वर्किंग करना, स्पोर्ट्स के जो हमारे पायनियर्स हैं उनसे मिलना, कमर जमान साहब जो हमारे स्क्वॉश चैंपियन हैं, इस तरह हमारे जो क्रिकेट के स्टार हैं, सबसे जाके मैं जस्ट मिलता था, उनके साथ बैठता था। ऑफिस टाइमिंग के बाद उनसे रिक्वेस्ट करना कि आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू सिट विद यू, आई वांट टू डिस्कस समथिंग, उनके साथ बैठ के उनके साथ प्लान करना, आई वांट टू डू दिस इवेंट एंड दिस। That is called a learning curve, you know. You can learn from your seniors, you know, from your mentors. और जो सीनियर लोग जो एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं, वो आपको बेहतर राय दे सकते हैं। और लेकिन आपका अपना शौक बहुत, क्योंकि कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं तो नहीं उठ के जाता ना, तो आपकी प्यास थी, उस प्यास के लिए आप वहां पे गए और उस प्यास ने आपको कितनी तस्कीन पहुंचाई वो तो आप बेहतर जान सकते हैं। और नजर आ रहा है कि आपने चेंज करके उस कैरियर के बाद वो एक अकम्पलिशमेंट हासिल भी की है। अगर हम उसको एनालाइज करें, आपने स्कूल लेवल पे भी काम किया, मैं देखता हूं स्पोर्ट्स के हवाले से। दूसरे फैजान, यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में जो अगर देखें ना आप, तो हमारी यूथ सबसे टैलेंटेड है। आई हैव नेवर सीन अ यूथ लाइक Pakistani anywhere in the world. I've traveled all over the world, but I've never seen the youth like Pakistani.
पाकिस्तानी यूथ में जो सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लोग ग्रूमिंग की तरफ नहीं जाते, वो सिर्फ एक ही जिसे कहते हैं एक लाइन पे चल रहे हैं, सीधी लाइन उस पे है। यहाँ ग्रूमिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ स्पोर्ट्स में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इस अपॉर्चुनिटीज को जिस तरह से आप फैला कैसे सकते हैं, हाउ यू स्प्रेड दीज अपॉर्चुनिटीज? आप फुटबॉल पे भी काम कर रहे हैं, क्रिकेट पे भी कर रहे हैं, क्या ऐसा तरीकाकार या लाहे अमल हो जिससे स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो? इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि हमें जब स्पोर्ट्समैन को या किसी भी फील्ड के अगर किसी भी यूथ को हमें एम्पावर करना है तो हमें ग्रास रूट लेवल से ही उस पर वर्किंग स्टार्ट करके हमें स्पेसिफिक नहीं रहना पड़ेगा। अभी हमारा क्या होता है कि लेट से अगर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट कोई क्रिकेट बड़े लेवल पे हो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं डिपार्टमेंट्स को, या कोई भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है या बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है या फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, हम क्या करते हैं हम डिपार्टमेंट्स की टीम को बुला लेते हैं या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं ऑलरेडी उनको इन्वाइट कर लेते हैं कि भाई आप पार्टिसिपेट करें। तो जो आपका ऑलरेडी जो आपके ग्राउंड्स में, जो आपकी एकेडमीज में जो टैलेंट खेल रहा है, जो अपने आप को सोशलाइज और मार्केट नहीं कर सका लेकिन उसमें टैलेंट है, उसको अपॉर्चुनिटी आप कैसे देंगे? इन्हीं इवेंट्स के थ्रू, इन्हीं ग्रूमिंग के थ्रू। हमें थोड़ा देखिए, कुछ लोग हैं जिनके पास ये स्किल्स होते हैं या उनको ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है कि वो जाके ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सके। तो अगर मैं एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर, अगर मैं एक इवेंट कॉल करता हूं और उसमें मैं एक ओपन इनविटेशन रखता हूं कि हर कोई टीम जो इस क्राइटेरिया में फिट होती है, लेट्स से मैंने अंडर 16 रखा है, तो इट्स नॉट अबाउट डिपार्टमेंटल अंडर 16 और द ओनली पीसीबीज एकेडमी और ओनली फीफाज एकेडमी और ओनली पीएफएफ एकेडमी डिपार्टमेंटल स्ट्रीम। ये एक ओपन टूर्नामेंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, 16 टीम्स है मेरे पास, आए एंड ज्वाइन करें। मैं कोई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कोर्स ऑफर करता हूं तो उसमें मेरे पास ये नहीं होगा कि मेरे पास जो बिल्कुल ही मेरे पास एलीट क्लास के कोई स्कूल्स हों या कोई एलीट क्लास के सेक्टर्स हों, उन्हीं के बच्चे आके मेरे पास, हर किसी को ओपन इनविटेशन होगी कि वो आए। इवन हमें खुद भी जाना पड़े, हमें खुद भी टैलेंट हंट करना पड़े। आजकल टैलेंट हंट सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, आपको हर फील्ड में करना चाहिए। टैलेंट हंट से आपको आपने टैलेंट हंट की बात की तो हम बहुत जल्दी सी न्यूज से टैलेंट हंट प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बहुत से टैलेंटेड बच्चे आपसे लूंगा और वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकेंगे पूरी दुनिया के सामने। ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपके पास आएगी और मिलियन स्माइल्स के लिए हम चाहते हैं कि आप इस तरह से काम करते रहें। आपकी मोटिवेशन जिस तरह से नजर आ रही है, मोटिवेशन बच्चों में भी ट्रांसफर हो। एंड आई वांटेड दैट लाइक यू शुड सक्सेस, आपको जो सक्सेस स्टोरी बने आप पाकिस्तान के लिए और फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फैजान, आपके टाइम का बड़ा मजा है आपसे गुफ्तगू करके। आपकी जो कहानी सुनने का दिल तो करता है, पूरी पूरी रात आपकी कहानी सुनता रहे बंदा, जिस तरह से आपने डेवलप किया अपने आप को और जिस तरह से आगे आप जाएंगे। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। और फैजान, कोई पैगाम देना चाहें अपनी यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को, तो प्लीज शेयर विद अस। सर, कोई भी बंदा है, चाहे वो हमारी, स्पेशली जब यूथ की बात हो रही है तो यूथ को मैं कहता हूं कि हर चीज में असल में हमारी एक्सपेक्टेशन यूथ की बहुत ज्यादा है और वर्किंग हार्ड वर्क थोड़ा कम है। सिंपल सी बात है, आप देखें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने, मुझसे आमिर साहब ने एक वादा किया हुआ है कि मैं पूरा करूंगा, तो मुझे वो यकीन होता है कि यार आमिर साहब से मेरी हेलो हाय है तो वो वादा पूरा करेंगे। मेहनत एक ऐसी चीज है जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि जब तुम मेहनत करोगे, जब मेरा बंदा मेहनत करेगा, उसका सिला मैंने उसको हर हाल में देना है। जरूरी नहीं है कि वो जिस जगह पे काम कर रहा है, जिस चीज के डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, उसी से किसी ना किसी तरह उसका सिला मिलता है। तो जस्ट मेरा ये है कि जी, तदबीर हमारे हाथ में है, तकदीर अल्लाह के हाथ में है। एटलीस्ट तदबीर पे काम करें, हम इतनी एफर्ट करें, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन रखें कि अल्लाह ताला हमें देगा, रिजल्ट्स इंशाल्लाह जरूर आएंगे, कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये एक बार आपकी इस बात पे एक शेर याद आ गया इकबाल का, गुलामी में न काम आती हैं तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं शमशीरें। पाकिस्तान को गुलामाना सोच से बाहर निकालना होगा। पाकिस्तान को हर इंडिविजुअल को ये पैदा करना पड़ेगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके ज़हन में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं होगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन फैजान, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करने का और हमें यकीन है कि हमारी यूथ इस प्रोग्राम को फॉलो भी करेगी। आपके खुद हजारों लाखों चाहने वाले लोग हैं जो कि जरूर इस प्रोग्राम को देखेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताई और आपने बताया कि कैरियर को किस तरह से चेंज किया और किस तरह से आपने अपने आप को डेवलप किया। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। इंशाल्लाह ताला परवरदिगार आपको अपने फ्यूचर में कामयाब करे और फ्यूचर में वो तमाम सक्सेस हासिल कर सके जो आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फैजान। तो खातिन हज़रात, फैजान से
फैजान से हम गुफ्तगू कर रहे थे और फैजान ने तमाम डिटेल बताई अपनी कि किस तरह से कैरियर में उसने अपने आप को डेवलप किया और किस तरीके से अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से अपना मुकाम बनाने की कोशिश की। और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं और उसका साथ इसके साथ वो पाटा और NWFP के लिए मिलियन स्माइल के लिए भी काम कर रहे हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आना चाहते हैं। मुस्कुराहट सबको अच्छी लगती है क्योंकि मुस्कुराहट के बाद एंडोक्राइन जो आपके एंजाइम हैं वहां से आपके ब्रेन से वो एंजाइम निकलते हैं जो पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि गोरे क्या करते हैं जनाब, आजकल एक नई तरीका आया है कि बेवजह हंसते रहते हैं। वो हंसने से क्या होता है कि आपके एंजाइम्स जो है, पॉजिटिव एंजाइम्स आपके बॉडी में आते हैं जो कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और बेशुमार बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो अपने आप को ज्यादातर हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमें खुशगवार माहौल पैदा करना है और खुशगवार माहौल उसी वक्त पैदा हो सकता है जब हम खुश रहना जाने, और उस वक्त खुश रहेंगे कि जब हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान के लिए जिए, पाकिस्तान के लिए कोशिश कीजिए और पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाइए। और पाकिस्तान को दुनिया का मुल्क बेहतरीन बनाने के लिए हर इंडिविजुअल को अपने लिए और मुल्क के लिए काम करना है, क्योंकि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आपसे प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में, और हम बात करेंगे किसी ना किसी कंसल्टेंट, एनालिस्ट या स्पोर्ट्स के हवाले से या किसी भी इंडिविजुअल से, जिसमें हम हेल्थ की भी बात करेंगे, एजुकेशन की भी बात करेंगे। तो देखते रहिए आमिर खान शो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह।